नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे एजुसेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पठन पाठन की इस श्रृंखला में आज हम हिंदी व्याकरण के विषय का अध्ययन करेंगे। शब्द निर्माण प्रत्येक भाषा में चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुख्य रूप से नए नए शब्दों का निर्माण करना शब्द निर्माण प्रक्रिया कहलाता है। हिंदी व्याकरण में यह प्रक्रिया 4 प्रकार से होती है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन के द्वारा, जैसे हिम धन आलय में अ और आ वर्णों का मेल हो रहा है। इन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे हमें हिमालय नए शब्द के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर संधि हमें शब्द निर्माण प्रक्रिया में मदद कर रही है। दूसरा है मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश जोड़कर अर्थात उपसर्ग के द्वारा, जैसे अज्ञान। यहाँ पर ज्ञान शब्द के साथ अ उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द की प्राप्ति हो रही है, अज्ञान। इस प्रकार उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर हमें शब्द निर्माण में मदद करता है। इसके बाद है मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर अर्थात प्रत्यय के द्वारा, जैसे सुंदर के साथ अगर हम ता प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो नए शब्द के रूप में हमें सुंदरता प्राप्त होता है। इसी तरह से 2 शब्दों को जोड़कर या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है। जैसे नील है जो कमल में नीला और कमल शब्द जुड़कर नील कमल नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के कारण नए शब्द का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की एक प्रक्रिया है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखें। तुम माता और पिता से आज्ञा लेकर प्रधान है जो अध्यापक के पास जाओ और उनसे हस्त द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। इस वाक्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तुम माता और पिता से आज्ञा लेकर प्रधान अध्यापक के पास जाओ और उनसे हस्तलिखित पुस्तक लेकर पढ़ो। एक और वाक्य देखिए, रेखा से अंकित वाक्य पढ़िए। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रेखांकित वाक्य पढ़िए। उपर्युक्त वाक्यों में हम देख रहे हैं कि माता और पिता का माता पिता हो गया है, प्रधान है जो अध्यापक का प्रधानाध्यापक हो गया है, हस्त द्वारा लिखित का हस्त लिखित हो गया है। एक अन्य वाक्य में रेखा से अंकित का रेखांकित हो गया है। हम देखते हैं कि शब्द संक्षिप्त हो गए हैं। शब्दों के संक्षिप्त होने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। आइए अब समास की परिभाषा से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। समास की पहली परिभाषा है, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द या पद मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हो सकती है, 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों का अपनी विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। समास की एक अन्य परिभाषा देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा। 3 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द रस भरा यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसलिए यह कह सकते हैं
कि समास जो है वो शब्दों को संक्षिप्त करके हमारे सामने रखता है। समास के विस्तृत अध्ययन से पहले कुछ शब्दों के अर्थ को जान लेना आवश्यक है। यह हमें समास को समझने में मदद करते हैं। पहला है सामासिक शब्द। समास नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्ति चिन्ह या परसर्ग प्राय लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास होने के बाद यहाँ का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, अर्थात पदों का स्वरूप संक्षिप्त हो गया। समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के शब्दों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले अथवा प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे अथवा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल। गंगा यहाँ पर पूर्व पद है और जल यहाँ पर उत्तर पद है। माखन चोर। माखन यहाँ पर पूर्व पद है और चोर यहाँ पर उत्तर पद है। आइए अब समास के भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं और आगे चलकर इनके कई उपभेद भी होते हैं। ये इस प्रकार हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसी कारण से अव्ययी भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्ति हीन रहता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में अव्यय का भाव पाया जाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। यदि पहले पद को हटा दिया जाए तो दूसरा पद निश्चित और सटीक अर्थ प्रदान नहीं करता, जैसे यथाशक्ति। इस समस्त पद में यदि पहले पद को हटा दिया जाए तो दूसरा पद अपने अर्थ की सीमा निर्धारित नहीं कर पाता। दूसरे पद शक्ति का अर्थ ताकत हुआ, लेकिन यह नहीं पता कि शक्ति कितनी और किसके अनुसार। अव्ययी भाव समास में अव्यय उपसर्ग जुड़ता है, जिससे समस्त पद अव्यय बन जाता है। उदाहरण के लिए आजीवन। जीवन के साथ अव्यय जुड़ने के बाद आजीवन भी एक अव्यय पद बन गया है। अनुरूप, रूप के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से लेकर यथासाध्य, जितना साधा जा सके, घर घर, प्रत्येक घर, रातों रात, रात ही रात में, यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला समास है तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद गौण हो और उत्तर पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजकुमार बीमार था। इस वाक्य में समस्त पद राजकुमार का विग्रह है राजा का कुमार। इस पद में राजा पूर्व पद और कुमार उत्तर पद है। अब प्रश्न है, कौन बीमार था, राजा या कुमार? उत्तर मिलता है कुमार। स्पष्ट है कि उत्तर पद की प्रधानता है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हम देखते हैं कि इस पद में भी कृत पद की प्रधानता है, इसलिए तत्पुरुष
समास है। अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास वह तत्पुरुष समास जिसमें प्रयुक्त पदों में से पहला पद कर्ता कारक का नहीं हो। इस समास को पहले पद में लगे कारक चिन्हों के नाम से पुकारा जाता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारकों से संबद्ध तत्पुरुष समास बनाए जाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, वन गमन, वन को गमन, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, जन प्रिय, जन जन को प्रिय, मरणासन, मरण को आसन अर्थात मृत्यु के निकट। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्ति को का प्रयोग होगा, और यदि हम समास प्रक्रिया द्वारा समस्त पद बनाते हैं तो कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। ये था कर्म तत्पुरुष समास। अगला समास है करण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो, वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरणतया मन चाहा, इस समस्त पद का विग्रह होगा मन से चाहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मन चाहा समस्त पद का विग्रह करने पर करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। इस समास के अन्य उदाहरण देखिएगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, भूखमरी, भूख से मरी, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त, रस भरा, रस से भरा, आँखों देखी, आँखों से देखी। अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे विद्या के लिए आलय से अगर हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, और यदि विद्यालय का विग्रह करना हो तो विद्या के लिए आलय होगा। यहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग हो रहा है। इसके अन्य उदाहरण हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। इस प्रकार आपने देखा कि यदि हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग होगा, और यदि हम समस्त पद का निर्माण कर रहे हैं तो कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाएगा। इसके बाद आता है अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से, जहाँ पर अलग होने के भाव प्रकट होता हो, का लोप हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर पथ भ्रष्ट शब्द के
विग्रह में कारक की विभक्ति से का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ अपदान तत्पुरुष समास है। अगर हमें समस्त पद बनाना हो तो कारक की विभक्ति से का लोप हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, रसहीन, रस से हीन, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, विद्याहीन, विद्या से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। हमने देखा कि करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास दोनों में ही कारक की विभक्ति से का प्रयोग होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है कि करण तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति से का प्रयोग के द्वारा की ओर इंगित करता है। जैसे आंखों देखी, आंखों से देखी अर्थात आंखों के द्वारा देखी, जबकि संप्रदान तत्पुरुष समास में से अलग होने के भाव को प्रकट करता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यहाँ पर रोग से अलग होने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति अर्थात का के की का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राष्ट्र का पति से जब समस्त पद बनाते हैं तो संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, और यदि राष्ट्रपति समस्त पद का विग्रह करते हैं तो संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, और रूप जो हमारे सामने आता है वह होता है राष्ट्र का पति। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं भारत रत्न, भारत का रत्न, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, राजकुमारी, राजा की कुमारी, जलधारा, जल की धारा, राजनीति, राजा की नीति। ये सभी संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे जल मग्न में अधिकरण कारक की विभक्ति में का लोप हो गया, और यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो जल में मग्न प्राप्त होता है। यहाँ कारक की विभक्ति में का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसके अन्य उदाहरण हैं सिर दर्द, सिर में दर्द, कला कुशल, कला में कुशल, शरणागत, शरण में आगत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। और अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे भेद की, यानी समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के सभी पदों में समान कारक कर्ता पाया जाए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास के अंतर्गत निम्न समास आते हैं। पहला है कर्मधारय समास। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान तथा उपमेय का संबंध होता है, विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति रहे। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। चरण कमल, कमल के समान चरण। महापुरुष समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो महान है जो पुरुष विग्रह के रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष की विशेषता है कि वह महान है, तो यहाँ पर दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है।
चरण कमल, कमल के समान चरण। यहाँ पर चरणों की समानता कमल के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर दोनों पदों में उपमेय और उपमान का संबंध है, इसलिए यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। इसके अन्य उदाहरण हैं नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान क्या होते हैं। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। उपमेय वो शब्द जिनकी तुलना या समानता की जाती है, और उपमान जिससे तुलना या समानता की जाती है। जैसे मृग के समान लोचन, यहाँ पर मृग उपमान है और लोचन उपमेय है। इसी प्रकार से विद्या रूपी धन में विद्या उपमान है और धन उपमेय है। अगला समास है हमारा नए तत्पुरुष समास। वह समास जिसका पहला पद निषेधवाचक, नकारात्मक या अभावात्मक हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिएगा। अनादि, न आदि, असंभव, न संभव, अज्ञान, न ज्ञान, अनजान, न जान, अनदेखा, न देखा, अमंगल, न मंगल, अपवित्र, न पवित्र। देखते हैं हम यहाँ पर कि इसके समस्त पद में अ या अन का प्रयोग हो रहा है, अर्थात नए तत्पुरुष समास के समस्त पद अ या अन से आरंभ हो रहे हैं। अगला है द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास का एक उदाहरण देखिएगा। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। जब पंचवटी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो 5 वटों का समाहार विग्रह के रूप में हमारे सामने आता है। पंचवटी में हम देखते हैं कि पहला पद संख्यावाची होता है। इसके अन्य उदाहरण देखिए। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, पंजाब, 5 आबों का समाहार। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सभी समस्त पदों का पहला पद संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास है। इसके बाद आता है मध्यम पदलोपी समास। वह समास जिसके समस्त पद में मध्यम पद का लोप हो जाता हो और पहला पद और अंतिम पद जुड़कर समस्त पद का निर्माण करता हो, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पर दही और बड़ा मिलकर समस्त पद का निर्माण कर रहे हैं, जबकि में डूबा हुआ पद का लोप हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्यम पद का लोप होने के कारण यह मध्यम पदलोपी समास है। इसके अन्य उदाहरण देखिए। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, छाया तरु, छायाप्रद तरु। इसके बाद आता है उपपद समास। वह समास जिसका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो, वह उपपद समास कहलाता है। जैसे पंकज, पंक में जन्मने वाला। कुंभकार, कुंभ को करने वाला। जलज, जल में जन्मने वाला। भारतीय,
भारत में रहने वाला, भारत का नागरिक। इसके बाद आता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास वह समास जिसके प्रथम पद की विभक्ति का लोप ना होकर उसी में तिरोहित हो जाती है। जैसे विश्वम्भरी, विश्व का भरण करने वाली। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। वसुंधरा, वसुओं को धारण करने वाली। तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, बल्कि वह उसी में ही समाहित हो रही है। इसलिए अलुक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के बाद आता है द्वंद्व समास। वह समास जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हों तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। इसका विग्रह करने पर या, एवं, और, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जल वायु, जल और वायु। प्रस्तुत उदाहरण में जल और वायु दोनों ही समान रूप से प्रधान हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिए। अपना पराया, अपना या पराया। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। अन्न जल, अन्न और जल। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी। फल फूल, फल और फूल। लेन देन, लेन या देन। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पद समान रूप से प्रधान हैं। अगला समास है बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात न तो पूर्व पद ही प्रधान होता है और न उत्तर पद ही प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी दूसरे पद की ओर इशारा करते हैं, किसी अन्य पद को प्रधान बनाते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। इसके विग्रह के अंत में जो, जिसे, जिसको, जिससे, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए दशानन का विग्रह होगा 10 हैं आनन, जिसके, अर्थात जिसके 10 सिर होते हैं। 10 हैं आनन, सिर जिसके। यहाँ पर रावण के लिए बात हो रही है। यह दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए दशानन में बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर 10 सिरों की बात नहीं हो रही, बल्कि रावण के विषय में बात हो रही है, इसलिए अन्य पद की, किसी तीसरे पद की प्रधानता है। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण हैं गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। वीणापाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जो एक से अधिक समास में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे समय में हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस भ्रम की स्थिति से कैसे निकला जाए,
कैसे हम अपनी समस्या का समाधान करें। इसको हम विभिन्न समास में अंतर के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करते हैं। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य ही कोई तीसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिन्हें द्विगु समास में भी रखा जा सकता है और जिन्हें बहुव्रीहि समास में भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उनके विग्रह करने पर निर्भर करता है कि वह कौन सा समास होगा। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा चतुर्भुज, यानी चार हैं भुजाएं जिसकी या चार भुजाओं का समूह। इसका विग्रह हम दोनों ही तरह से कर सकते हैं। हम इसका विग्रह अगर करते हैं चार भुजाओं का समूह या चार भुजाओं का समाहार, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। लेकिन अगर हम इसका विग्रह चार हैं भुजाएं जिसकी करते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इस विग्रह में ना तो पूर्व पद ही प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, बल्कि अन्य कोई तीसरा ही पद प्रधान है। चार हैं भुजाएं जिसकी हमें विष्णु की ओर इशारा कर रही हैं, तो यहाँ पर ना भुजाएं प्रधान हैं न चार प्रधान है, इसलिए यहाँ पर विष्णु की प्रधानता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है पंजाब। पंजाब का अगर हम विग्रह करते हैं पांच आबों का समाहार, तो हमारा समास होगा द्विगु समास। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं पांच हैं आब जिसमें, अर्थात पांच हैं नदियां जिसमें, तो यहाँ पर पंजाब राज्य की ओर संकेत हो रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। तीन नेत्रों का समूह अगर हम विग्रह करते हैं तो द्विगु समास होगा, और यदि तीन है नेत्र जिसके हम विग्रह करते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब हम अंतर स्पष्ट करते हैं कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, और उत्तर पद की प्रधानता होती है। परंतु बहुव्रीहि समास में न उत्तर पद प्रधान होता है न पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है। एक उदाहरण देखिए, पीतांबर। यहाँ पीत है जो अंबर, यहाँ पर अंबर अर्थात कपड़े की विशेषता है कि वह पीत है, पीला है, तो यहाँ पर दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं पीत हैं अंबर जिसके, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध ना होकर दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, किसी अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, लंबोदर, लंबा है जो उदर। यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि उदर की विशेषता है कि वह लंबा है। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास है। और दूसरे तरीके से अगर हम इसका विग्रह करते हैं, लंबा है उदर जिसका,
यहाँ पर तीसरे पद गणेश की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तीसरा उदाहरण देखिएगा, नीलकंठ अर्थात नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास, क्योंकि कंठ की विशेषता है कि वह नीला है। यहाँ कंठ और नीला में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास है। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, ये पद यहाँ पर शिव की ओर इशारा कर रहे हैं, तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं। यहाँ पर ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से घनश्याम, पंचानन, महात्मा आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। इसके बाद आता है कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे परमानंद, परम विशेषण है, आनंद विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। नीलांबर, नीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है। नीला अंबर की विशेषता बता रहा है, इसलिए नीला विशेषण है और अंबर विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। एक अन्य उदाहरण देखिए, चौमासा, 4 मासों का समाहार। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 मासों का समाहार बताया गया है, समूह बताया गया है, तो द्विगु समास है। और शताब्दी, शत अब्दों का समाहार, यहाँ पर भी द्विगु समास है। आज हमने समास के विषय में जाना, समास के भेदों के विषय में पढ़ा, विभिन्न समासों में अंतर स्पष्ट किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समास को अच्छे से पढ़ें, समझें और अभ्यास करें। धन्यवाद।